नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है, यानी इस दिवाली से पहले बड़ौदा को नया विधायक मिल जाएगा। दरअसल अधिसूचना जारी होने के साथ ही 9 अक्टूबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 9 से 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 19 अक्टूबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, जबकि 3 नवंबर को वोटिंग और 10 नवंबर यानी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन ही बड़ौदा के नए विधायक का नाम का भी पता चल जाएगा। चुनावी शेड्यूल जारी हो गया है, लिहाजा सभी दलों ने ताकत भी अपनी झोंक दी है। बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भी दावेदारों से आवेदन मांगे हैं। बात इनेलो की करें तो अवैध चौटाला का भी जीत का दावा है। बड़ौदा सीट किसके खाते में जाएगी ये तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव के कई मायने अहम हैं। पहला तो ये कि गठबंधन सरकार का ये पहला चुनाव है। दूसरा ये कि बड़ौदा सीट 3 बार से कांग्रेस के खाते में रही है। श्री कृष्ण हुड्डा बड़ौदा से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। श्री कृष्ण हुड्डा से पहले 2 बार इस सीट पर इनेलो का कब्जा रहा है, इसलिए बड़ौदा से गठबंधन सरकार की राहें आसान नहीं होंगी। बड़ौदा के समीकरणों को लेकर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे बड़ी बहस में। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोहर सरकार के मंत्रियों ने बड़ौदा सीट पर भारी मतों से जीत का दावा किया है। पिछले दिनों के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ दी हैं और बड़ौदा हल्के का गोहाना क्षेत्र का जबरदस्त विकास होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हमें आशा है कि इस बार जो गोहाना और बड़ौदा और आसपास के इलाके विकास कराने के लिए बड़ौदा वासी जो है हमें आशीर्वाद देंगे। हमारी पूरी तैयारी है और हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी तिथियां अनाउंस हों और वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा वहाँ से। हाँ, तय हो चुका है। किसानों को बात समझ आ चुकी है। अब ये विरोध तो कांग्रेस पार्टी का है और उसका विरोध हमारा नया नहीं है, बहुत पुराना है कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा विरोध। और कांग्रेस पार्टी जिन हथकंडों पर उतरी हुई है, जगह जगह पर जाकर उसी ट्रैक्टर को जला रही है जिस ट्रैक्टर की किसान पूजा करता है, तो सब उनकी उसको समझ चुके हैं कांग्रेस के खेल गेम प्लान को, तो इससे कोई वो नहीं है, फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार की पूरी तैयारी है और बड़ौदा का चुनाव मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के दोनों पार्टियों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और उसके साथ जेजेपी की पार्टी गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जिले से ये बहुत बड़ा परिवार है कि भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन कौन प्रत्याशी रहेगा और कौन प्रत्याशी बनेगा, ये सब उनका अपना पार्टी का अपना फैसला है कि किसको बनाना है, कौन रहेगा, ये पार्टी संगठन पर होगा। खट्टर सरकार के मंत्री तो दावा कर रहे हैं कि सीट उनकी ही झोली में जाएगी। वहीं बड़ौदा उपचुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सुरेश भट्ट ने चंडीगढ़ में प्रदेश महामंत्रियों के साथ मंथन किया। बैठक के बाद धनखड़ ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। अब तारीख आ गई है 3 नवंबर की, तो और तेजी के साथ आज उसकी योजना हम बना रहे हैं कि पूरे उस काम में लगें। भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है कि भाई इलेक्शन कमेटी में कैंडिडेटों पे विचार होता है। लगभग सभी उम्मीदवारों ने पार्टी के अलग अलग महत्वपूर्ण नेताओं को अपने बायोडाटाज दिए हुए हैं। तो जब इलेक्शन कमेटी बैठेगी तो जो भी नाम हमारे सामने आए हैं उन पर विचार करेगी और केंद्र को अपनी सिफारिश करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की पद्धति ये है कि फाइनल सांसद और विधायक का टिकट केंद्रीय चुनाव समिति फाइनल करती है। तो प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक के बाद केंद्र को भेजे जाएंगे। उस तरह से कैंडिडेट की प्रक्रिया में इस प्रकार से पूरी करेंगे और ये एक अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए
इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी झूठ फैलाने की कोशिश की है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि चुनाव 3 नवंबर को है। जो किसान भाइयों में ये झूठ बोलते फिर रहे हैं कि मंडी नहीं चलेगी, एमएसपी पे नहीं खरीद होगी, तो अक्टूबर में सारी खरीद हो लेगी। तो जैसे मैंने पहले कहा है, मंडी नहीं हुई चलेगी, खरीद नहीं हुई होगी, केवल कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा। तो जब तक सारी खरीद हो चुकी होगी तो इनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि ना सोनिया ने ठंडी देनी, ना कोई राहुल जी ना ठंडे देने। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दोनों दल का जो उम्मीदवार होगा मिलकर तय करेंगे, ये बात कही है। और गठबंधन का उम्मीदवार ही बड़ौदा से चुनाव जीतेगा, ये ऐलान भी, ये घोषणा भी की है। जी, इलेक्शन कमीशन ने बड़ौदा के उपचुनाव भी आज प्रदेश के अलग अलग उपचुनावों के साथ रखे हैं और जल्द गठबंधन अपना उम्मीदवार भी तय करेगा और मजबूती के साथ इस सीट को जीतने का काम करेगा। और आज मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है कि चाहे वो कृषि बिलों पर हो, कांग्रेस ने जिस तरीके से जनता को भ्रमित किया, आज वही कांग्रेस अपने फैलाए हुए झूठ में फंसती जा रही है। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला ने क्या कहा, ये भी हम आपको सुना देते हैं। क्या देखना भाई, वो तो पुरानी कड़ी में उबाल आया हुआ है। हमारा ध्यान पड़ता हूँ रोज उनका, लेकिन जो लोग जो है कांग्रेस को ही बड़ौदा को अपने गढ़ बताते हैं क्या? हुड्डा चुनाव लड़ ले, नहीं गढ़ बताता है तो बैम निकल जाएगा हुड्डा का। ये तो लोगों ने थोड़े थोड़े मार्जिन से तीनों दफ़ा, चाहे वो हमारे कैंडिडेट की कमजोरी रही, कोई उनको गलतफहमी हुई कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने कहीं अपनी छोटी मोटी जो है कमियां रखी, उसकी वजह से कांग्रेस 3 दफ़ा जीती। उनका मार्जिन तीनों दफ़ा का आप देख लें कि कितने बड़े मार्जिन से उन्होंने जीतने का काम किया। वहीं हमारा आप मार्जिन देख लें कि हम कितने मार्जिन से जीतते आए थे। अब की बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस सीट पे जीतेगी। मार्जिन तो खैर तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा और कौन गलतफहमी में रहता है, जनता किसको गलतफहमी में हार का सामना कराती है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बड़ौदा में आखिरकार कौन मारेगा बाजी, किसकी झोली में बड़ौदा की सीट जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज चुनाव आयोग के घोषणा के बाद रास्ता तो साफ हो गया उपचुनाव का, लेकिन सवाल यही है, तमाम राजनीतिक दल भी ये दावे कर रहे हैं कि उनकी झोली में सीट आएगी। तो सवाल हमारा यही है कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद आखिरकार ये सीट किसकी झोली में जाएगी। एक बड़ा पैनल इस बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करेगा। वहीं बीजेपी की तरफ से रहेंगे प्रवीण अत्रे जी, कांग्रेस की तरफ से बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वहीं जेजेपी प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी भी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा इनेलो की तरफ से अमनदीप केसरी जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मलकानिया साहब, केसी मलकानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी बहस में। सबसे पहला सवाल मेरा जेजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद भारद्वाज जी, उनसे रहेगा। अरविंद जी, दावे तो सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनके पास ये सीट लगातार 3 बार से, एनएलओ के पास ये रही है। इतिहास भी इस सीट का देखें तो हमेशा कांग्रेस एनएलओ के बीच में ये रहा है। क्या इस बार गठबंधन तो आपका सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, सरकार में आप सहयोगी दल हैं, तो प्रत्याशी किसका होगा? देखिए जिंदर जी, सबसे बड़ी बात ये है चुनाव को लेकर कि ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर इस चुनाव को लड़ रही हैं। पिछली अगर अभी एक साल पहले ही चुनाव हुआ है, उसकी अगर वोट देखें तो 37 और 32 हजार को जोड़ दिया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। जिसके आगे कांग्रेस का टिकना जहां लड़ाई नहीं रह पाएगी। नहीं सर, कांग्रेस का टिकना नहीं टिकना मेरा सवाल ये नहीं है, ये तो आंकड़े सबके सामने है कि पिछले चुनाव में कौन कैसे रहा, किस किस को कितने वोट मिले, ये मत बताइए। मेरा सवाल ये है, गठबंधन की सरकार चल रही है, उम्मीदवार गठबंधन का ही होगा, जो भी जिसका भी होगा, लेकिन क्या उम्मीदवार जेजेपी का होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तय थोड़ी हुआ है। अभी हमारे आज चुनाव घोषित हुए हैं, दोनों पार्टियों
है वो बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी। और ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि कौन इसे लड़ता है, बड़ा मुद्दा जनता इसे भी बड़े मुद्दे के तौर पर देख रही है कि जेजेपी की तरफ से आएगा कि बीजेपी की तरफ से आएगा। जजपा और भाजपा मिलकर लड़ेंगे बिल्कुल इस चुनाव को, और हम चुनाव को जीतने जा रहे हैं, जीतेंगे हर हाल में इस चुनाव को। आज विपक्ष में हमारे सामने नहीं है, कांग्रेस की जो स्थिति है वो अब बहुत पहले से भी बदतर है, और इसीलिए कांग्रेस आज उस स्थिति में नहीं है कि दोनों पार्टियों का सामना कर पाए। दूसरी बात, रही बात एक और, तो अरविंद जी माना जाए कि क्या होगा इस गठबंधन में? बिल्कुल दोनों पार्टियों को मिलकर उम्मीदवार खड़ा होगा, चाहे जेजेपी से हो, बीजेपी से हो, हम दोनों पार्टी मिलकर लड़ेंगी। नहीं, पार्टी तो दोनों मिलकर लड़ेंगी। मेरा सीधा सा सवाल है, मैं कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं कर रहा हूं अरविंद जी, कैंडिडेट किसका होगा? मैं देखिए, जब तक ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठकर फैसला नहीं ले सकते, मैं अधिकृत नहीं हूँ ये बताने के लिए कि किसका उम्मीदवार होगा। ये तो जब घोषणा होगी, जब दोनों पार्टियों की बैठक होगी, औपचारिक घोषणा हो जाएगी, और वो सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, बाल मुकुंद जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद जी, लगातार 3 बार आपकी पार्टी के विधायक इस सीट पर जीतते आ रहे हैं, तो क्या इस विधानसभा सीट की बात करें तो कितना उस कार्यकाल में, जो 3 के कार्यकाल है, कितना विकास हुआ? क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप, या मुद्दे कुछ और होंगे? देखिए जितेंद्र जी, वैसे मुझे बीच में बात तो दूसरी रखनी थी जी। जिस तरीके से इनको आप कैंडिडेट पूछ रहे थे भारद्वाज जी को कि जेजेपी का होगा, बीजेपी का होगा जी, अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो आपको इनसे ये पूछना पड़ेगा कि कोई बाहर से लाओगे या कांग्रेस से लाओगे, आपके पास कैंडिडेट है नहीं है जी। ये तो इतिहास रहा है, चाहे वो रमेश मलिक हो, चाहे वो धर्मवीर सिंह हो या राव इंद्रजीत सिंह हो, ये कांग्रेस से भगोड़े जो लोग थे वो बीजेपी में गए हैं, उनने चुनाव लड़ा। और जो आज कृषि मंत्री कमान संभाल रहा है, उनकी 3 पीढ़ी कांग्रेसी हैं। तो ये सवाल तो कांग्रेस के ऊपर भी होता है कि अपने नेताओं को क्यों नहीं रोक पाती है, क्यों नहीं संतुष्ट कर पाती है, क्यों चले जाते हैं पार्टी का दामन छोड़कर? मैंने पगोड़े शब्द का इस्तेमाल किया जी। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ये इनको ये करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है दोनों प्रवक्ताओं से, जब इनको समय मिलेगा मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको सलूट करता हूं। आपने विकास की बात की जी। ये जो बड़ौदा हल्का है जनाब, ये सब डिवीजन गोहाना में पड़ता है जी। इसमें चुमन गांव हैं जो सब डिवीजन गोहाना में पड़ते हैं। हमने यहाँ महिला विश्वविद्यालय बनाया पिछले हमारे कार्यकाल में, जो कि उत्तर भारत में प्रथम विश्वविद्यालय है जी। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया 600-700 करोड़ रुपए के बजट से, जो हिंदुस्तान में रोज था। हमने एक रेलवे लाइन बिछाई जींद से सोनीपत वाया गोहाना, जो कि बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाती है जी। हमने यहाँ एक रेल खाना स्थापित किया, जो बाद में इन्होंने यहाँ से उठा करके दूसरी जगह वो सोनीपत में ही बड़ी लेके गए। हमने लड़कियों का अलग कॉलेज बनाया गोहाना में, लड़कों का अलग कॉलेज बनाया। हमने मिनी सेक्रेटरीट बनाया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया। और एक और नई बात, हमने लाट गांव में IMT बनाई, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जिसमें से कटवाल, भैंसवाल कला, बड़ी ब्राह्मण, माजरा, आवड़ी, ये गांव बड़ौदा हल्के के पड़ते थे, इनकी जमीन एक्वायर होनी थी जी। ये हमने ट्रिपल IIT बनाई कलोद गांव में। ये मैं उस समय का वर्णन कर रहा हूं जो हमारा कांग्रेस के शासनकाल के काम है जी। और एक अनाउंसमेंट कमेटी, एक इंश्योरेंस कमेटी होती है विधानसभा में, जिसके अध्यक्ष हमारी पार्टी के जगबीर सिंह जी मलिक हैं। मैं अगली बात बताना चाहता हूं इनकी, इन्होंने नहीं, मेरे काम तो सुनिए ना सर, देखो मेरे को आगे समय ना दिए देना आप, लेकिन मेरे काम की गिनती तो आप सुनो ना, ताकि मैं आपको बता सकूं। पानीपत से रेवाड़ी नेशनल हाईवे हमने निकाला, जो सारा का सारा बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी से होकर के निकाला है। चेडाना से शुरू होता है बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, रुखी में खत्म होता है। मेरा ये आपको एक रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना है जी, कि जो हमने काम किए, हमने एक पश्चिमी बाईपास हमने गोहाना में निकाला, जो सारा का सारा बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, और नौकरियों की बाढ़ आई वहां पर। आज हालात ये है, मेरी बात पूरी होने के साथ एक और जोड़ना पड़ेगी मुझे जी। इनके मंत्रियों को वहां गांव में बंधक बनाया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये हालात कब होती हैं? आज जो इनका पहला कैंडिडेट था
वो इन्होंने बेचारा खिलाड़ी पकड़ के ले आई है, उसको मरवा दिया। अब और किसी को बलि का बकरा बना देंगे। ठीक है, वो मैं अत्रे साहब से पूछ लेता हूँ। अत्रे साहब, बहुत सारे काम इन्होंने गिनाए इनकी सरकार के समय में, आपकी सरकार ने भी कुछ किया है? क्या मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा या कुछ और? गिनवाई, उनमें से एक भी काम बड़ौदा हल्के का नहीं है, नंबर 1। जी। दूसरी बात, इन्होंने कुछ ऐसे झूठ बोले जिनको मैं सफेद झूठ कहूंगा। आप जब बड़ौदा, मैं बता रहा हूँ, आप जब बड़ौदा हल्के की बात करते हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि उस हल्के के लिए आपने क्या किया। अब सुनिए, मैंने, हमारी सरकार ने क्या किया और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। जो लोग लगातार ये दावा करते रहे कि हमारा विधायक 3 बार जीता, बड़ौदा हमारा गढ़ है, ये लोग वो हैं जो इलाके की चौधर के नाम पे जनता के वोट तो लेते रहे, लेकिन बड़ौदा के हल्के के लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करवा सके। देखिए आप, हैरानी की बात, बड़ौदा के जो विधायक थे स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा, आप अगर उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग, अगर उनके पुराने जो बयान है उनको निकालेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान भी वो ये कहते रहे कि मैं पीने के पानी के इंतजाम के लिए लड़ाई लड़ता रहा, मेरी सुनी नहीं किसी ने। अब मैं बताता हूं कि बड़ौदा हल्के के लिए विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर सरकार ने क्या क्या किया। सबसे बड़ी समस्या बड़ौदा के अंदर पेयजल की थी। हमारी सरकार जब आई, इस समस्या को खत्म करने के लिए बड़ौदा हल्के में 14 नलकूप लगाए, 6 नहरी आधारित जलघर बनाए गए, जिससे बड़ौदा के हलकों के लोगों को पेयजल, स्वस्थ साफ पेयजल मिल सके। 8 बूस्टिंग स्टेशन हमने बड़ौदा के अंदर आके लगाए, बाकायदा चिचड़ाना, बड़ौदा, रामगढ़ मारा, सिकंदर माजरा, निजामपुर, राना खेड़ी, मबदन, ये ऐसे गांव हैं जहां पे नए वाटर वर्क्स अब और प्रस्तावित हो चुके हैं। बड़ौदा वो हल्का है जितेंद्र जहां पे कांग्रेस सड़कें तक नहीं दे सकी। जब भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार आई, हमने मार्केटिंग बोर्ड के जरिए 87 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई, 86 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत की, और ये पीडब्ल्यूडी के जरिए, मार्केटिंग बोर्ड के जरिए हमने 31 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई, 86 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत की। और सबसे बड़ी बात, ये जो लगातार बड़ौदा के हल्के के जनता की वोट लेके उस जनता को विकास के नाम पे इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। मैं बिजली के बारे में बात करता हूँ। बड़ौदा पूरे क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बहुतायत में किसान है, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, बिजली जहाँ की बहुत बड़ी जरूरत रही है। ये लोग बड़ौदा के किसानों को बिजली तक की नहीं प्रोवाइड कर सके। हमने जब हमारी मनोहर सरकार बनती है, बड़ौदा हल्के के अंदर 3 नए सबस्टेशन बनाए और 2 सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाई। हमने 239 किलोमीटर बिजली की लाइनें बिछाई, 1014 नए ट्रांसफार्मर लगाए। किसानों के लिए बड़ौदा हल्के विशेष तौर में 21 करोड़ 92 लाख किसानों को फसल का मुआवजा इस सरकार ने दिया। सॉयल हेल्थ कार्ड। लेकिन अत्रे साहब, इसके बावजूद भी बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, इलाके की चौधर के नाम पे बड़ौदा की जनता को बरगलाया, उनका वोट लिया, लेकिन विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई। अब आप इस चुनाव में देखिए, तो जनता इतनी भोली है अत्रे साहब की, बरगला जाएगी, कोई भी बरगलाएगा और वो आ जाएगी बहकावे में। देखिए कई बार आप झूठे वायदे कर देते हैं, झूठी बातें कर देते हैं और जनता विश्वास कर लेती है। लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव होगा यतेंद्र, क्योंकि जनता ने देख लिया कि कांग्रेस ने किस तरह से झूठ बोल के उनकी वोट ली थी, ये विधानसभा चुनाव जो है बाई इलेक्शन बता देगा कांग्रेस को उसकी औकात। और मैं दावे से कह रहा हूँ, बड़ौदा की जनता समझ चुकी है कांग्रेस की इन झूठी बातों को, और इस जो ठीक है, जनता कितना समझ चुकी है। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी है केसरी साहब। केसरी साहब, क्या जनता सच में इतना समझ गई कि आज में आपकी जो पार्टी का कैंडिडेट वहां पर 2 बार जीता, फिर उसके बाद नंबर ही नहीं आने दिया, कांग्रेस को जिताते रहे, कि जनता इतना समझ गई आपकी पार्टी को? आपको मैं पहले ठीक कर दूं, 2 बार हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता। केवल वहां पर जितने भी चुनाव हुए हैं, सिर्फ वो पिछले 3 चुनावों में ही कांग्रेस के टिकट पे कोई कैंडिडेट जीता जी। अदरवाइज वहां पर चौधरी देवीलाल के समर्थित कैंडिडेट ही जीता, इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट ही जीता। अच्छा, इनेलो के कैंडिडेट नहीं रहे वहां पर? कम से कम वो, मैं नहीं गलत हूं तो 7 या 8 बार हमने वो सीट जीती जी।
अरे भाई साहब, आप थोड़ा सा संतुलित उससे बात कर रहे हैं क्या? जो चौधरी देवीलाल की अगर समर्थित कैंडिडेट है तो इनेलो का कैंडिडेट होते हैं जी। तो नहीं, तो आप पहले ज्ञान लेके आइए, डाटा लेके आइए 1966 से लेके अब तक कौन जीता है वहां पे, और उस कैंडिडेट की पार्टी कौन सी है। और मैं ये बात भी बता दूं आपको, श्री कृष्ण हुड्डा जो है, श्री कृष्ण हुड्डा भी चौधरी देवीलाल के ही एक सिपाही था। जो ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि वो दल बदलू हैं, तो जो भगौड़े होके गए थे तो वो भी हमारे ही पार्टी से गए थे, और अगर वो जीते भी हैं तो कितने मार्जिन से जीते हैं वो आपके सामने, पहले आप वो डाटा निकालिए। और वो दूसरे नंबर पे लगातार 3 विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी का कैंडिडेट रहा है उसका डाटा निकालिए। और इनकी जो दोनों पार्टियों का विकास है जी, उसकी पोल बड़ौदा की जनता, आप कैमरा लेकर के और माइक लेकर के बड़ौदा के गांव में जाइए, केवल मात्र एक ही ऐसा नेता है जो अब से पहले 54 गांवों के बड़ौदा का सफल कार्यक्रम कर चुका है, उनका नाम है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। उसके अलावा किसी भी पार्टी के नेता को आपने देखा कि नेताओं को घुसने भी नहीं दिया, केवल एक पार्टी की नहीं, कई पार्टियों के नेताओं को घुसने तक नहीं बड़ौदा के अंदर दिया गया। और चौधरी देवीलाल की आत्मा है, चौधरी देवीलाल के मानने वाले लोग बड़ौदा के हर गांव में बसते हैं। अगर रणजीत सिंह आती है, भारतीय जनता पार्टी भी आके वहां पे यही कहती है कि हम भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को अपनाएंगे जी। और मैंने पहले भी आपको बताया कि भूपेंद्र हुड्डा भी उन्हीं को खड़ा करता था अभी तक, जो जिनके ऊपर चौधरी देवीलाल का कहीं ना कहीं से पिछड़ा आशीर्वाद रहा है या कहीं उनसे वो संबंधित रहे हैं। तो आपकी पार्टी पर कैसे विश्वास करेगी जनता? क्या आपकी पार्टी का क्या मुद्दे रहेंगे, क्या फोकस रहेगा? विश्वास इसलिए करेगी कि पहले भी बड़ौदा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट को जिताया, और उन्होंने एक गलती करी केवल 3 बार, और बहुत ही कम मार्जिन से कांग्रेस का कैंडिडेट अगर जीता तो आज उसका भुगतान उनको करना पड़ रहा है। वो साफ साफ बताते हैं कि किलोई हलके के लोग जो है वो यहाँ पर आकर जीतते हैं, और यहाँ का एक भी काम नहीं किया उन्होंने, ना कोई विकास का काम किया, ना नौकरी। ठीक है अरविंद जी, मैं पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ केसरी साहब से। केसरी साहब, कितनी सीटें, कितने वोट मिले थे पिछले चुनाव में? विश्वास जताया। 2019 में चुनाव हुआ था तो आपकी पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे? आपके पास डाटा नहीं है वो? क्यों आपके? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जितने भी बड़ौदा विधानसभा, सारा डाटा हम ही बता देंगे, फिर आपको डिबेट में लाने का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जितने भी बड़ौदा विधानसभा के, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना जी, आप अभी तक जितने भी बड़ौदा विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कितने % जो है ना इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट जीता है? कितने चुनावों में कितनी बार जीता है? केवल मैंने बताया ना, केवल 3 बार कांग्रेस का जीता है, अदरवाइज हर बार इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट जीता है, चौधरी देवीलाल का समर्थित कैंडिडेट। आप अगर हमारे, मेरा सवाल ही यही था कि पहले अगर 2 बार की बात करें, मैं पूरे इतिहास पे नहीं जा रहा था, मैंने कहा पहले अगर 2 बार की बात करें, उसके बाद लगातार 3 बार कांग्रेस का कैंडिडेट रहा, तो क्या गलत पूछा मैंने? मैं ये पूछ रहा हूँ आप पर विश्वास कैसे करेगी जनता? क्या विश्वास टूट गया था जिसकी वजह से कांग्रेस को जिताया गया बार बार? मेरा सवाल ये था। नहीं, कितने से जिताया? विश्वास नहीं टूटा। मैंने पहली बात बताई आपको कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक चौधरी देवीलाल के पुराने सिपाही को लोगों को दिखाया और बोला कि भाई मेरी सरकार आने वाली है। और आपको मैं बता दूं 2005 में अगर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तब भी जो बड़ौदा विधानसभा हल्के से रमेश खटक हमारी पार्टी से विधायक रहे हैं। बिल्कुल, वो पहली बार जनता ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अगली बार 2009 के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसे सपने दिखाए बड़ौदा विधानसभा कि भाई आप भी मेरा अपना हल्का हो। चले कहीं ना कहीं इनेलो और बीजेपी यहाँ पर एक है कि जनता को सपने दिखाए जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। आप दोनों यही कह रहे हैं। मलकानी, ठीक है मलकानिया साहब हमारे साथ हैं। मलकानिया जी, आपने तो सारे चुनाव देखे होंगे, आप लंबा अनुभव आपको रहा है, तो किस तरह के आंकड़ा, किस तरह का समीकरण बड़ौदा सीट पर रहता है? देखो, जब भी उपचुनाव होता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका कैंडिडेट अधिकतर जीतता है, परंतु यहाँ जो है समीकरण कुछ बदले हुए हैं। एक तो किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरा ये जो सीट है वो 3 बार लगातार कांग्रेस ने जीती है,
और जब पिछली बार भाजपा ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अकेले लड़ा था कि हम अकेले सत्ता में आएंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, परंतु उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए जेजेपी के साथ उन्हें हार मिलाना पड़ा। अब स्थिति यह है कि भाजपा और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। उधर कांग्रेस जो है इस सीट पर अपना दावा इसलिए पेश करती है, 3 बार लगातार इन्होंने ये सीट जीती है, तो इस सीट पर हुड्डा का भी दबदबा है, परंतु जो जनता है वो पहले देखेगी कि हमें किस कैंडिडेट को जिताने का फायदा होगा, कौन हमारे इलाके का विकास कर सकता है। पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट को भी देखा जाता है, परंतु जब उपचुनाव होता है तो सत्ता पक्ष पर अधिकतर नजर रहती है, परंतु कहीं पर परमागत वोट जो होता है, जैसे कांग्रेस 3 बार जीती है तो कांग्रेस अपना जोर लगाएगी कि हम इसका सीट को निकाल लें। इस समय जो किसान आंदोलन जा रहा है उसको कांग्रेस जो है पूरी हवा दे रही है और पूरा बनाने की कोशिश कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, वो लोगों को अभी संतुष्ट नहीं कर पाई, किसानों को, कि जो हमने 3 बिल लाए हैं वो किसानों के हक में है। दावा तो कर रही है भाजपा या सत्तारूढ़ दल की हमने किसानों के भले के लिए ये बिल लाया है, इसकी जो खूबियां हैं वो भी बता रहे हैं, परंतु पंजाब में भी ऐसा ही हुआ और अकाली दल जो भाजपा के साथ था वो छोड़ गया क्योंकि भाजपा उस अकाली दल को संतुष्ट नहीं कर पाई। अब ये देखना पड़ेगा कि लोगों को भाजपा संतुष्ट कर सकती है, कर पाती है। लेकिन मलकानिया साहब, संतुष्ट भाजपा करती नहीं करती, लेकिन जेजेपी का जिस तरह से समर्थन है, जो गठबंधन है, तो इन दोनों का गठबंधन क्या गुल खिलाएगा? क्या पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगी जो इनका कैंडिडेट होगा इस गठबंधन का? कोशिश तो करेगी दोनों पार्टियां। पहले एक पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, अब 2 पार्टियां जी मिलकर इलेक्शन लड़ रही है और वो ये बताएंगे कि हम सत्ता में हैं और हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, परंतु हुड्डा जी भी ये जोर लगाएंगे कि ये जो पार्टी है किसान विरोधी है, जो बिल लाए हैं वो किसानों के विरोध में है, इसलिए जनता जो है वो उम्मीदवार को भी देखेगी, पार्टी को भी देखेगी और अपना भविष्य भी देखेगी, उसी तरह तय करेगी। यह जो निर्णय है जनता वो चुनावों के नजदीक ही करेगी और जब पार्टियों के कैंडिडेट सामने आएंगे उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बाल मुकुंद जी, मलकानिया साहब, आपने सभी लोगों की बात तो सुनी, मलकानिया साहब की भी बात सुनी आपने। उनका कहना है कि जनता अपना भविष्य भी देखेगी और ज्यादातर जब भविष्य तभी देखा जाता है जो सत्तारूढ़ सरकार के जिसकी होती है उसकी। और सबसे बड़ी चुनौती दोनों दल आपके सामने है, पहले तो दोनों अलग अलग लड़े थे तो उसका फायदा भी आपकी पार्टी को मिल गया, आपके कैंडिडेट को मिल गया। इस बार कैसे इस चुनौती से पार पाएंगे? भूपेंद्र जी, मैं एक छोटे बीच में जो दूसरे हमारे साथी प्रवक्ता चौधरी देवीलाल जी का नाम ले रहे थे जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बड़ी शख्सियत है चौधरी देवीलाल जी, स्वर्गवासी हो गए, उस पे तो उतना अधिकार मेरा है, उतना प्रवीण अत्रे का, उतने भारद्वाज जी का है जी। वो तो सबके साधले हो जाते हैं, बड़े आदमी थे। चौधरी देवीलाल का परिवार सभी पार्टियों में, बीजेपी के में भी सिरसा का जिला प्रधान बीजेपी का वो देवीलाल जी के पोते हैं और देवीलाल जी के बेटे हमारी पार्टी में रहे हैं जी। और आज रिसेंट में इनके जो दूसरे साथ भाई है छोटे दिग्विजय सिंह, दुष्यंत सिंह के, कहीं न कहीं वो भी कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये तो इनका परिवार के अलग अलग लोग हैं, वो ऐसे हर जगह जाएंगे पार्टियों में। ये तो अरविंद जी अच्छे से बताएंगे कि उनके पार्टी के नेता संपर्क में है कि नहीं कांग्रेस के? नहीं, मैं नहीं संपर्क में, वो तो क्योंकि हम इतने वहां मजबूत हैं, हमें किसी को ज्वाइन करवाने की इस तरह की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये आपको मैं जिम्मेवार रखता हूँ, 5-6 साल से पार्टी की तरफ से बोलता हूँ, ये इनके जो परिवार के लोग हमारे संपर्क में हमेशा रहे हैं। रणजीत जी, कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। दिग्विजय इन्होंने कहना चाहता नाम बता दे, तैयारी करके आए, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ, मैं 16 मैं ये कहना चाहता हूँ केवल विकास पे अगर बात करनी है तो हम सुनिए,
अरविंद भारद्वाज जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपसे सारी बात करूंगा। आपने इतनी बड़ी बात की, मैं नहीं बोलने दूंगा। बात तो आपने बड़ी की है बाल मुकुंद जी। दिग्विजय जी का संपर्क अगर कांग्रेस के नेताओं से तो किससे है? क्या आपके सामने कोई मीटिंग हुई, आपके सामने कोई संपर्क हुआ? देखिए ये राजनीतिक बातें होती हैं, दो चीजें हैं। नहीं, राजनीतिक बातें तो आपने, ये राजनीतिक वैसी हो रही है पूरी। मैं बताता हूँ आपको। दिग्विजय सिंह चाहता है मैं वहां से चुनाव लड़ूं। मैं अजय सिंह जी सुनिए, फिर पूरी सुनिए, बीच में मत सुनिए। चाहता हूँ अजय सिंह जी ने किस नेता से बात हुई है बताओ? सुनिए बात, कि दिग्विजय सिंह ऐसे कह रहे हैं कि एक का कैंडिडेट होगा और एक का निशान होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं उसका कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के संपर्क में कैसे बता दीजिए। और मैं आपको जितेंद्र जी, मैं आपको आपने बहुत कहा झूठ और लूट की राजनीति, शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऐसे नहीं बोलते। 10 साल प्रदेश को लूट के खा गए आप कांग्रेसी लोग, आज झूठ बोलते हो। ठीक है, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। हम केवल मुद्दों पर अगर बहस करेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़ौदा की जनता भी इस शो को देख रही होगी। ठीक है अरविंद जी, ठीक है बाल मुकुंद जी। शब्दों का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। आप क्या बात करते हैं? आप अपनी भाषा में संयमता रखे। आपको सभ्यता सीखनी चाहिए। आपने कैसे बोल दिया? मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, मैं स्टैंड पे काम करता हूँ। किसके संपर्क में? आपके संपर्क में है क्या? मैं प्रूफ दूंगा। आपके संपर्क में है क्या? आपके संपर्क, ये बता दो ना। विकास पर चौधरी देवलाल का परिवार क्या कांग्रेस में नहीं रहा? कुमारी शैलजा के संपर्क में है क्या? संपर्क में है क्या? भूपेंद्र हुड्डा के संपर्क में है क्या? रणदीप सुरजेवाला के संपर्क में है? नाम तो बताओ। नहीं, डर लग रहा है क्या? नहीं, झूठ दिया तो डर लग रहा है क्या? नाम बताओ ना, नाम बताना पड़ेगा। ये झूठ और लूट की राजनीति नहीं चलती। बहुत ठीक है अरविंद जी ठीक है। वो झूठ है सच्चे ये तो सामने आ ही जाएगा। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल अरविंद जी शांत। अरविंद जी बहस का मुद्दा पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। बात बड़ौदा उपचुनाव की हो रही है। ठीक है, ये दिग्विजय जी या इनकी पार्टी की तरफ से सामने आ जाएगा। अरविंद जी ठीक है बाल मुकुंद जी ठीक है। देखिए इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। प्रवीण साहब ठीक है, आपकी पार्टी कभी भी सरकार में थी, इसके बावजूद भी बड़ौदा उपचुनाव नहीं जीत पाई। कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, कोई आंकड़ा नहीं है। तो इस बार कैसे पूरे इस बार आपने जो सामने आ रहा है कि मंत्रियों की फौज वहां पर उतार दी है, पूरी ताकत झोंक दी आप लोगों ने। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है प्रवीण जी। हाँ, ये झूठे इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ौदा हल्के से भारतीय जनता पार्टी से पहले कभी चुनाव नहीं जीती जी। अगर आप चुनाव के झूठ बोलते हुए समीकरण किसके संपर्क में नाम बताओ, किसके संपर्क में नाम बताओ। जितेंद्र इनको चुप कराइए। देखिए पिछला चुनाव 4000 लगभग पता लग गया चुनाव में, बड़ौदा चुनाव रह गया हमारे पता चल गया तुम्हारा पे था। 1 मिनट इनको चुप कराइए, 1 मिनट में सुनिए। पता चल गया। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पे था, मात्र अंतर लगभग 4000 वोट का था। और जैसे अरविंद ने बताया था कि 32,000 के करीब वोट मिले थे जेजेपी के उम्मीदवार को, 40,000 के करीब वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। 72,000 वोट हो जाते हैं दोनों पार्टियों के। आप बेहतर समझ सकते हैं कि इस उपचुनाव में स्थिति जो है वो गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन यह महत्वपूर्ण चीज क्या, मैं चर्चा को डिटेल नहीं करना चाहता। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं चाहते कि विकास पे चर्चा हो। यहाँ मलकानिया जी ने एक बात का जिक्र किया, सम्मान के साथ कहता हूँ। वो कहते हैं साहब किसानों का आंदोलन। जितेंद्र अगर आप इस आंदोलन को ध्यान से देखेंगे, अंबाला के अंदर आंदोलनकर्ता ट्रैक्टर को जला देते हैं और आप जानते हैं कि किसान ट्रैक्टर को पुत्र के समान मानता है। और दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी ट्रैक्टर को फिर जला देते हैं जिसको किसान पुत्र के समान मानता है। अंबाला के अंदर आंदोलन के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स बताती है खालिस्तान समर्थन में नारे लगते हैं। समालका के अंदर जो आंदोलन करता है वो फॉर्च्यूनर, ऑडी, BMW जैसी गाड़ियों में आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है? ये किसान आंदोलन नहीं है? क्या किसान ऑडी, BMW, फॉर्च्यूनर में घूमता है?
क्या किसान ट्रैक्टर को आग लगा सकता है जो यूथ कांग्रेस के वर्करों ने किया? क्या किसान देश विरोधी नारे लगा सकता है? ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। और जो मलकानियानी जी ने कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन को चला रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि जनता ने उनके राजनीतिक षड्यंत्र को अच्छी तरह से देख लिया। 2019 में जो उन्होंने घोषणा पत्र में वायदा किया था, जो जनता ने वो देख लिया। 2013 में पार्लियामेंट डिबेट के अंदर दीपेंद्र हुड्डा क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, जनता ने वो देख लिया। अब कांग्रेस जो है अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए झूठ बोल रही थी एमएसपी के ऊपर। अब इस चुनाव में देखिए एमएसपी के ऊपर फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। 3 तारीख को वोट पड़ना है, उससे पहले किसान का एक दाना खरीदा जाएगा, एमएसपी पे खरीदा जाएगा, किसान फ्री हो जाएगा। तो जो ये कांग्रेस का झूठ था, इस झूठ की पोल लगभग खुलती जा रही है और वोटिंग वाले दिन तक तो कांग्रेस जो है पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाएगी। इस वजह से कांग्रेस ये मान चुकी है कि चुनाव के अंदर कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा और बड़ौदा की जनता इस बात को समझ चुकी है कि कभी हल्के ठीक है, बड़ौदा की जनता तो कितना समझेगी ये तो पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। केसरी साहब, मलकानी साहब की भी बात आपने सुनी और तमाम जो दूसरे आपके प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल है उनकी बात भी आपने सुनी। और पिछला आंकड़ा हम निकालते हैं तो इनेलो कहां पाते हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी जेजेपी अलग लड़े थे, इस बार दोनों एक साथ हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से लगातार 3 बार से जीत रहा है, तो इनेलो कहां? बिल्कुल, मेरे जो यतेंद्र जी मेरे जो साथी प्रवक्ता बीजेपी जेजेपी के हैं वो उन्होंने अपना गणित आपके सामने रखा, दोनों वोटों को ऐड कर लिया उन्होंने जी। और एक बहुत बड़ी, मतलब मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़े गणितकार हैं, तभी वो आज तक मैथ के फील्ड में मैं गारंटी से कहूंगा कि वो आगे नहीं निकल पाए जी। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ा, दोनों के जो वोटर्स थे एक दूसरे के विरुद्ध उन्होंने वोटिंग की, उन्हीं को इन दोनों महान वक्ताओं ने जोड़ दिया है, कह दिया कि वो दोनों इस बार जुड़ जाएंगे। कमाल है सर, मतलब इतनी आईक्यू लेवल की मैं दाद देता हूं प्रवीण अत्रे जी को भी और अरविंद भारद्वाज जी को भी। और दूसरी बात जो प्रवीण अत्रे जी बार बार नमक किसानों के हालात पे नमक छिड़क रहे हैं, अब बोलने दीजिए प्रवीण अत्रे जी, 1 मिनट, धीरे धीरे आपकी सारी परतें आपको अभी सारी परतें खोल देंगे आपकी। जो किसानों के ऊपर जो बार बार प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं ना, ये ऐसा है किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा। किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन को इन्होंने हिंसक बताने की कोशिश की। किसानों को कहते हैं कि वो उनका आंदोलन प्रयोजित है, तो ये क्यों नहीं आते किसानों के बीच में? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं किसानों के बीच में आकर उनको समझाते? वो आप ही के लोग हैं ना, आप कह रहे हो कि वो किसान नहीं, तो आप आइए तो सही एक बार ग्राउंड पे। और जो लेकिन ट्रैक्टर तो एक ही होता है ना केजरी साहब, जो अम्बाला में चलता है वो और दिल्ली में चलता है वो, जो है ना एक ही ट्रैक्टर मिलता है उन किसानों को। तो सारे परिवारों में है। उसका जवाब ये है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों, उनके जो राजनीतिक वारिस तो जरूर होंगे जी, लेकिन चौधरी देवीलाल की नीतियों को मानने वाले लोग केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल में है जी। चौधरी देवीलाल के जिंदा रहते भी उनके जो परिवार वाले हैं वो दूसरी पार्टियों में थे। जनता को कैसे समझाएंगे केजरी साहब ये बात? वो उनके पारिवारिक विरासत के जरूर जनता कैसे मानेगी, लेकिन राजनीतिक विरासत की केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल ही हकदार है। वो खुद जनता ने साबित किया ना सर आपको जी। आप एक बार जरा पुराना डाटा उठाइए, जनता ने साबित किया हुआ है। और बड़ौदा विधानसभा वो तो इतिहास पुराना हो गया, मैं बात अब की कर रहा हूँ। अभी अगले पिछले 3-4 कार्यकाल की आप देखिए तो उसमें तो आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं, चलिए आप 2005 में बताइए। 2005 में अगर हमारे 9 विधायक थे पूरे हरियाणा के अंदर, तो एक विधायक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से आता है। 2000 की बात करूं, 1914 की बात करूं, 1992 की बात करूं, 87 की बात करूं, 84 की बात करूं, अब बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। कितने मतों से जो है कांग्रेस के विधायक गंगा में पानी बहुत बह गया। 2009 में बता दीजिए, थोड़ा वर्तमान में भी जीने की आदत डाल लीजिए। 2019 कोई बात नहीं, 2014 जो कांग्रेस 15 साल तक दिल्ली में राज करती थी। ठीक है एक सीट पे भी जमानत नहीं। ठीक है, मैं अत्रे जी से आपका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र को ये मत समझिए, दिल्ली के अंदर भारतीय लोकतंत्र तो बिल्कुल उसकी खासियत है कि जो फर्श पर होता है उसे अर्श पर, अर्श वाले को फर्श पर पहुंचा देते हैं।
देखिए भारतीय लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, और मैंने आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा सबूत ये दे दिया बिल्कुल कि केवल एक ही नेता को पूरे 54 गांव के लोगों ने सम्मानित किया, उनको एक्सेप्ट किया, और किसी पार्टी ठीक है आपके जवाब में अत्रे जी से ले लेता हूँ जिनके नेता आपने सवाल उठाए में हैं। केसरी जी सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए जी। देखिए ऐसा है कि इन्होंने भारतीय लोकतंत्र का जिक्र किया, और भारतीय लोकतंत्र की ही एक खूबसूरती है कि जो राजनीतिक दल मात्र 2% वोट लेता है वो उस राजनीतिक दल के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है जो 36% वोट लेके सरकार बनाता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और दूसरी बात, आप ये भाई जैसे आपकी हालत थी अभी तक, आपकी हरियाणा के 20 चुनावों में जैसे आपकी हालत थी और आज आप बोलने लायक हो गए हैं, वही मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मैं चाहता नहीं था मैं आप पे टिप्पणी करूं, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। अब सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल मजबूर किया। आप सुनिए ध्यान से, एक पार्टी किसानों से वायदा करती है कि हम सत्ता में आके बिजली के बिल माफ कर देंगे, किसान उस पार्टी को वोट दे देते हैं, सरकार बना देते हैं। 2002 में जब किसान कहते हैं कि साहब आपने वायदा किया था बिजली का बिल माफ कर दीजिए, और आप माफ करने की बजाय गोली चला के 9 किसान मार देते हैं। आप बात कर रहे हैं किसानों की, आप कब से किसानों की बात करने लगे? मैं चाहता नहीं था आपके ऊपर टिप्पणी करना, लेकिन आपने मजबूर किया मुझे। मैं नहीं कर रहा बात, मैं 2016 गोलीकांड चलाने वालों की बात कर रहा हूँ, मैं 2020 के अंदर जो काले कानून ला रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आप तो आइए, आज परवीन अत्रे जी घर से बाहर निकली तो सही, जरा आपको बता देंगे किसान। अरे सुनिए, वही बता रहा हूँ। आज कृषि उद्यमी कृषक विकास चैम्बर ने बाकायदा सरकार का बात किया है। श्वेतकारी संगठन जो देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है, सरकार का धन्यवाद। औरों को भी बोलने का ठीक है मलकानिया साहब आपने इनकी बात सुनी। यहाँ केसरी साहब कह रहे हैं कि पिछले जो आंकड़ा है, पिछला जो इतिहास है वो आप देख लीजिए, ताऊ देवीलाल का देख लीजिए, चौटाला साहब का देख लीजिए, इनका प्रत्याशी हमेशा जीतता रहा। लेकिन आज जो किसान आंदोलन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी बड़ा मुद्दा बनेगा। वो जिस तरह से ट्रैक्टर जलाया जा रहा है, एक ही ट्रैक्टर है हालांकि, लेकिन फिर भी जो हिंसक आंदोलन उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये किसान नहीं देखेगा? क्या ये बड़ौदा की जनता नहीं देखेगी? क्या इतिहास में ही जीते रहेंगे? मलकानिया साहब जरा अपना अनुभव बताइए। देखो, चौधरी देवीलाल जो थे वो धरती पुत्र कहा जाता था, किसान नेता थे, परंतु उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, और जो इनलो पार्टी थी उसमें फूट के कारण 2 पार्टियां बन चुकी है। अब उनका इतिहास वैसा नहीं रहा जैसा चौधरी देवीलाल के समय में था। अब जो है हालात बदल चुके हैं। जहां तक किसानों की बात है, किसानों को समझाना पड़ेगा, जेजेपी को भी और भाजपा को भी। आज एक पत्रकार सम्मेलन में ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, वो कह रहे थे कि चुनाव तो नवंबर में होगा और हम अक्टूबर में एमएसपी पे किसान की फसल का उत्पादन का दाना दाना खरीद लेंगे, और जिससे प्रूव हो जाएगा कि हम जो है किसानों को उचित मूल्य पर जो एमएसपी पर उनकी फसल को खरीद रहे हैं, जिससे लोगों को विश्वास हो जाएगा। परंतु एक बार उन्हें किसानों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो विरोध के नाम पर विरोध करे, परंतु वो कहीं तक कुछ हद तक सफल हुई है किसानों को बरगलाने में कह लो, या उनको अपनी तरफ खींचने में सफल हुई है। परंतु अब जो है वो अक्टूबर में जैसे सरकार फसल खरीदेगी, उससे पता चलेगा कि किसानों को उसकी उपज का ठीक है बालमुकुंद जी, आपने सुना मलकानिया साहब को कह रहे हैं कि धनखड़ जी की तरफ से कहा गया है कि वो फसल एमएसपी पर पूरी की पूरी उनकी खरीद लेगी, तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है अगर इस तरह से सरकार करती है, तो राजनीतिक मैसेज बढ़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अभी 2-3 साल तक ये खरीदेंगे जी, ये जो कानून बन गया ये तो पूरे भविष्य के लिए बन गया ना जी। मैं तो अभी यस कह रहा हूँ, जो अगले 2-3 साल के बाद फिर तो बड़ौदा उपचुनाव में नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को अगर ये मैसेज चला गया तो, जो आप कह रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए जी। बड़ौदा मेरा घर है, हमारा कांग्रेस का घर है जी। मैं आपके दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये खरीदेंगे इस बार, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो किसान है उसको बरगला नहीं जा सकता। ये कानून हमारी अगली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा। क्या इससे पता लगता है कि कांग्रेस ने कैसे झूठ बोल रहे हैं? शुरू हुआ है ये, देखिए बीच में मत बोलो।
अतरे जी बीच में ना बोले। अतरे जी मेरी बात, मेरा एक सुन। एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति ठीक है अत्रे जी, बात तो उनको पूरा करने दीजिए। ठीक है, हाँ बात मुकुंद जी पूरा करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये पहले से कह रहे हैं हम कि भाई एमएसपी का एक नया कानून लाइए। वो हम क्यों कह रहे हैं, ये हमारी देखिए क्या होता है। ये अभी तो जो इन्होंने व्यवस्था लेके आए ना, 2-3 साल में तो डेवलप होगी ये। उसके बाद मंडियां बंद हो जाएंगी, प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, किसान जो मजदूर हो जाएगा। ये अगली एक और बात, एक ट्रैक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मेरी निवेदन आपसे सुनिए। ये जो ट्रैक्टर की बात कही जा रही है, कहीं न कहीं गलत प्रचारित है। ये सांकेतिक है, पुतला फूका जाता है। अगर हम अनिल विज जी का पुतला फूकेंगे तो पुतला ही फूकेंगे ना जी। वो ट्रैक्टर को फूकना एक सांकेतिक है, उसको आप इस तरीके से कैसे ले रहे हैं? ट्रैक्टर ओरिजिनल था जी, पुतला नहीं था। बाल मुकुंद जी, पुतला होता है। नहीं, आप ट्रैक्टर का पुतला बना दीजिए, लेकिन ओरिजिनल ट्रैक्टर को ले जाकर। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए तेंद्र जी, मैं आप ही की सुन रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। वो 15 साल पुराना ट्रैक्टर है और 15 साल के बाद हमारे देश में कानून बाल मुकुंद जी, पुतला होता है 15 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, वो ट्रैक्टर ही कहलाएगा, वो पुतला नहीं कहलाएगा। नहीं, ये कौन सी आप नई थ्योरी दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये ऐसा है, ये कांग्रेस के नेता एक बार ये कह रहे थे कि किसान। ठीक है, अरविंद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अरविंद जी अपनी बात, क्योंकि समय कम है जी। ट्रैक्टर फूकेंगे ताकि किसान खेती नहीं कर पाएंगे। सांकेतिक है कि हमें ट्रैक्टर फूक के तो आगे खेती करेंगे, पूरी कर लेंगे। ठीक है, हाँ अरविंद जी, ठीक है बाल मुकुंद जी। देखिए इनेलो के हमारे जो साथी भाई प्रवक्ता बैठे हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा भाषण खींच गए, पर वो एक बात का जवाब नहीं दे पाए कि 2019 में उन्हें वोट कितना मिला जी। मुझे जो अंदाजा है शायद 1000-2000 से ज्यादा नहीं मिला होगा। आप ये लेकिन 2019 से पहले का उन्होंने पूरा इतिहास बताया अरविंद जी। 2005 से पहले का इतिहास उठाकर देखिए, उनकी पार्टी का गढ़ रहा है। नहीं, वो समय तब था जब हम सब एक साथ थे, जब आप साथ थे जी। वोट सब जेजेपी में आ गया, इनके पास कुछ नहीं बचा। 0.2% वोट आया था इनका पिछले विधानसभा में। 1000-2000 से ज्यादा वोट नहीं मिला होगा बड़ौदा। और कांग्रेस के जो मेरे साथी बोल रहे हैं, ये अभी बोल रहे थे कि दिग्विजय सिंह चौटाला जी कांग्रेस के संपर्क में। मैं बार बार पूछता रह गया, भाई साहब अपने नेता का नाम तो बता दो, किसके संपर्क में, ये नहीं बता पाए। चलिए ठीक है, मैं क्योंकि समय नहीं है अरविंद जी, मुझे एक ही सवाल का जवाब दीजिए, मुद्दा क्या रहेगा? बस किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? क्या मुद्दा आपकी पार्टी उठाएगी जी? मुद्दा विकास है। अरे मुद्दा ये चुनाव ही नहीं लड़ रहे, मुद्दा तो उनके लिए जो चुनाव लड़ेंगे। 11 महीने में जो काम किया इस सरकार ने, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को गठबंधन जीतेगा जी। 100% कह रहा हूँ, इस गठबंधन जीतेगा, लेकिन कैंडिडेट पता नहीं कौन सी पार्टी का होगा, ये भी तय नहीं हुआ जी। ये अभी से किसका तय हुआ? क्या कांग्रेस का तय? कांग्रेस का तो तय है ना कि कांग्रेस का ही कैंडिडेट होगा। इनेलो का तय कि इनेलो का कैंडिडेट होगा, लेकिन आप लोगों का तय नहीं है कि किस पार्टी का होगा। आज घोषणा हुई है चुनाव की, हम कर देंगे, मत कीजिए। गठबंधन का चुनाव कैंडिडेट घोषित करके लड़ेंगे, घोषित करके नहीं लड़ेंगे, घोषित करके लड़ेंगे। ठीक है, घोषित करके लड़ेंगे। फिलहाल आप सब लोग इस बड़ी बहस में जुड़े, बड़े मुद्दों पर बात हुई और मुद्दा साफ है, किसानों का मुद्दा अहम रहेगा। जहां विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि किसानों को लेकर जो बिल मोदी सरकार लाई है वो किसानों के हित में नहीं है, वहीं बीजेपी ने और मोदी सरकार ने पूरी कोशिश, पूरी ताकत झोंक दी है कि जो बिल हैं वो किसानों के हित में है, वो उनकी आय दुगनी करने के लिए है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है, और वो रणनीति है कि उसके जितने भी सांसद हैं वो अपने एरिया में जाएंगे, किसानों से डायरेक्ट बात करेंगे, और जो कद्दावर मंत्री हैं, कद्दावर जो नेता हैं, वो हर राज्य की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि जो बहकाया विपक्ष की तरफ से जा रहा है वो उसके बहकावे में ना आए, मोदी सरकार पर भरोसा करें। इस तरह का दावा मोदी सरकार की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।